सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से करते हैं और वो खबर है बलूचिस्तान के इलाके के हवाले से और हरनाई उसका मरकज़ है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान में आने वाला ज़ल्ज़ला जिसने तबाही मचाई और अब तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके बताया जा रहा है कि 20 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक 21 हो चुके हैं और 300 से ज़ायद अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। इमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। सिविल और मिलिट्री इंतज़ामिया जो है इस वक्त वो वहाँ पर काम कर रही है और जो रात गए ये वाक़या पेश आया इसलिए भी बहुत ज़्यादा पेचीदा रहा क्योंकि एक तो दूर दराज के इलाका है, फिर वहाँ से कोयटा तक मुंतकिल करना ज़ख्मियों को ख़ासा दुश्वार गुजार मरहला ये था। लेकिन बलूचिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 7-8 साल से तवातुर के साथ साल 2 साल के बाद ये ज़लज़ले आते रहे हैं। 2007 में बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या, 2017 में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला बलूचिस्तान में आया। ये वाक़यात तो बहरहाल तसलसल हैं, लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ सूरत हाल क्या है और साथ ही साथ वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ क्या की जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी ज़कार एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त नसीर अहमद नासिर साहब ने डीजी हैं PDMA बलूचिस्तान के, बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपके वक्त का। आबदा बलोच हमारी नुमाइंदा कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ले लेते हैं। आबदा, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं कि क्या इत्तलात वहाँ से आ रही हैं इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, और ये भी बताया गया कि आर्मी के हेलीकॉप्टर में करीब 9 शदीद जो ज़ख्मी अफराद थे उन्हें ये पहुँचाया भी गया है कोयटा के CMH हॉस्पिटल में भी। सूरत हाल इस वक्त क्या है हरनाई में, उसके इर्द गिर्द के इलाकों में? जी बिल्कुल मुदस्सिर, अगर अरनाई जो है हादसे के हवाले से बात की जाए तो बहुत ही अफसोसनाक और बड़ा वाक़या जो है पेश आया, जो कुदरती जो है नागानी आफात है जिसमें 21 अफराद के जो है जाँ बहक होने जो है कहा गया कि जाँ बहक हो गया और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जो ज़ख्मी थे उन्हें जो है फ्रंटियर कोर की जो हेलीकॉप्टर है उनके ज़रिए कोयटा मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी एम्बुलेंसेस के ज़रिए जो है ज़ख्मियों को जो है यहाँ पर मुंतकिल जो है किया करते जाते। इस वक्त कोयटा में अगर बात की जाए ज़ख्मियों के हवाले से तो तकरीबन जो है 25 ज़ख्मियों का कहा जा रहा है कि कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तिबी इमदाद देने के लिए, जिनमें से 12 जो यहाँ पर ज़ख्मी है अरनाई के वो सिविल हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में से इलाज है, जो कि ख़तरे से बाहर है, मामूली ज़ख्मी है जिन्हें तिबी इमदाद दी गई और वो वहाँ पर ज़ेर इलाज है। ताहम जो शदीद ज़ख्मी है इस जो है हादसे में हुए हैं वो CMH हॉस्पिटल में है जिन्हें तिबी इमदाद दी गई है। ताहम रेस्क्यू टीमों के हवाले से बात की जाए, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बात की जाए तो PDMA के जो ट्रक्स है वो आज 2 बजे यहाँ से जो है रवाना कर दी गई है अरनाई, जहाँ वो जो मुतासरीन है उनको जो है इमदादी सरगर्मियाँ जो है फ़राम करेंगे और इनकी जो ज़रूरत की अशिया है वो उन्हें फ़राम की जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाल अमर बलूचिस्तान है उनकी जानिब से भी सुबह सुबह जो इमदादी सामान थे वो यहाँ से जो है रवाना कर दी गई टीम के हमरा और वहाँ पर जो मुतासरीन है उनमें तकसीम भी की गई। लेकिन दूसरी जानिब जो फ्रंटियर कोर है उसकी जानिब से वहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं जहाँ पर जो है फ्री मेडिकल कैंप है और वहाँ पर ज़ख्मियों को जो है तिबी इमदाद भी जो है दी गई। इसके साथ साथ यहाँ कोयटा से भी टीमें अरनाई हॉस्पिटल रवाना कर दी गई। जो मामूली ज़ख्मी है वो ज़्यादातर जो है अरनाई के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर ही रख दिया गया है क्योंकि टीमें यहाँ से रवाना हो गई, वहाँ पर ज़ख्मियों को जो है तिबी इमदाद दे दिया। और CM बलूचिस्तान ने भी आपसे कुछ देर हमारे पहले साथ ही आप जो रहिएगा, हम जो हुकूमत है उसके क्या इक़दाम करते हैं आपसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नसीर अहमद नासिर साहब मौजूद हैं, DG PDMA बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया DG साहब आपके वक्त का। नसीर साहब, बलूचिस्तान में आने वाले जो अभी ये ज़लज़ला हरनाई में है, अब तक कितनी तबाही हुई है इस ज़लज़ले में? कि जो वैसे तो 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें ज़्यादा जो है ना वो झटके महसूस किए गए। जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट है अरनाई डिस्ट्रिक्ट वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है
तो हरनाई डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग में डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत है और पशीन है, वहाँ पे नुकसान बिल्कुल न होने के बराबर है। लेकिन अरनाई डिस्ट्रिक्ट का जो मेन सिटी एरिया है और उस के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे डैमेजेस हुए हैं। मकानात के जो कच्चे मकानात है मड से बने हुए, और कैजुअल्टीज हमारे पास जो रिपोर्ट हुए वो 15 है। उसमें मेजॉरिटी जो है ना वो बच्चों की, अगर आप उसका फिगर डिटेल ले ले तो 8 बच्चे उसमें 3 मर्द और 4 खवातीन है। अच्छा। और जो माइनर इंजरीज है और सीरियस इंजरीज जो आए 35 के करीब सीरियस पेशेंट थे हमारे पास, जिनको हमने हरनाई से कोयटा भिजवा दिए, और बाकी जो जिनको माइनर इंजरीज आए थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके। ज़ल्ज़ले की शिद्दत जो है वो बताया जा रहा है 5.9 बताई जा रही हैं, तो ज़ल्ज़ले के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं कि या क्या अब ये सिलसिला इस तरह से बरकरार है? तरह कई नुकसान के जो है ना वो इतलात अभी मौसूल नहीं हुए। आफ्टर शॉक्स आए, कई आफ्टर शॉक्स आए उसके बाद, और शिद्दत वाकई ज़्यादा थी 5.9, लेकिन नुकसान इतने नहीं हुए जितने के मतलब सोचा जा सकता है। आप जो डिटेल्स हो, अगर आप जो है ना डैमेजेस के ले ले मकानात को, तो हमारे पास 80+ आ रहा है। अच्छा। कोई 80-90 के करीब टेंटेटिवली आप जो हमने अंदाज़ा लगाया इतने अगर डैमेज हुए, और प्रॉपर जो असेसमेंट है वो तो अभी हमारी टीमें गई हुई हैं, तो हमें डिटेल्स जो देंगे वो फिर पता चल जाएगा। हरनाई मरकज बताया जा रहा है, तो इर्द गिर्द के भी इलाकों में कहीं आप तक इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी ये नुकसानात हुए हैं? बिल्कुल महसूस किए गए। जो अरनाई के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत और पशीन जो कि बिल्कुल अरनाई के साथ टच है, वहाँ पे ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। बट ये कि वहाँ पे डैमेजेस रिपोर्ट नहीं हुए और ना में इस तरह की कैजुअल्टीज या इंजरीज की रिपोर्ट्स मौसूल हुए। अरनाई और अरनाई से आप अगर आप ले ले तो अरनाई का जो 15 to 20 किलोमीटर का जो रेडियस है। सही। अच्छा, तो नसीर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम मजीद बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, एक तो बलूचिस्तान वैसे ही हम कहते हैं कि पसमानदा एक है, और फिर दूर दराज कहीं इस तरह के वाक़यात हम ये देखते हैं पिछले सालों में जो हुए हैं, वहाँ पर भी ये सूरत हाल हुई। लेकिन ये यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 21 अफराद सर, बहुत बड़ी तादाद है, और फिर 300 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं। ज़ख्मियों को कोयटा भी मुंतकिल किया गया, हरनाई के हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि ज़लज़ला भी उन इलाकों में आ रहे होते हैं, फॉल्ट लाइन्स भी उन इलाकों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पसमानदगी भी है, चाहे वो कश्मीर हो, KPK के एरियाज़ हों, या फिर बदकिस्मती से बलूचिस्तान। नेचुरल डिज़ास्टर को तो हम न तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ना इसकी कोई अलार्म होता है, ना इसके बारे में कोई पेशगी पता चलता है। बहरहाल ये एक कुदरती आफत होती है और किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती है। लेकिन ये एक और बात सामने ये आई है कि जो ज़लज़ले का मरकज़ है, ज़लज़ला भी वहीं आया है। अमूमन ये होता है कि ज़लज़ले का मरकज़ खुदा न खास्ता कोई हिंदू कश होता है और उसके असरात जो हैं वो वहाँ से 300 किलोमीटर दूर होते हैं, या उज़्बेकिस्तान होता है तो उसके अफ़गानिस्तान पर असरात होते हैं। लेकिन ये मरकज़ भी वहीं था ज़लज़ले का, और इफ़ेक्ट भी उसने वहीं पर ही किया मोस्टली हरनाई को। हरनाई के करीब उस तरफ को जो है मशरक़ को और शुमाल को जो है ये उसका लोरालाई का इलाका और साथ में कुछ मूसा खेल का लगता है, और इस तरफ को जो है ज़ियारत है और पशीन है। यहाँ पर भी ज़ाहिर झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देर तक पहुँचती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। लेकिन बहरहाल घर मुतासिर हुए होंगे। हरनाई में जिस तरह से बता रहे थे नसीर अहमद नासिर साहब, यकीनन बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। हम तो कह सकते हैं जी इक्का दुक्का हुए हैं, लेकिन जो एक भी हुआ है वो तो घर मुतासर हुआ है। अगर घर डिमोलिश हो गया है, 80 घर, एक या 2 या 10 या 20 या 80 घर अगर डिमोलिश होते हैं तो इसका मतलब है 80 ख़ानदान मुतासर हुए हैं। और जिस तरह से आपदा बता रही थी कि 21 कैजुअलिटीज़ हैं, 21 कैजुअलिटीज़ हैं, और नासिर साहब बता रहे हैं कि कैजुअलिटीज़ 15 हैं। बहरहाल इसमें भी कोई ना कोई होगा। ये जो टोटल कैजुअलिटीज़ हैं वो बाद में जाकर पता चलेगी कि कितनी हैं। और अच्छा हुआ कि FC ने अपनी सपोर्ट दी है और लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने में मदद की है, और हेलीकॉप्टर जो हैं वो लेकर गए हैं लोगों को। फिर भी फासला अगर देख लिया जाता, मुल्तान अगर करीब था तो मुल्तान भी शिफ्ट किया जा सकता था, या करीबी किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर सहूलतें होती तो शिफ्ट किया जाता था। कोयटा
कोयटा इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रोड से जो सफ़र किया उसमें तो दूर लगता है, हरनाई से भी और लोरालाई से भी और पीछे से भी। तो लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ये फैसिलिटी फराम की और अगले आने वाले वक्त में भी अब हुकूमत का काम है कि सर इनकी जो रिहेबिलिटेशन का मामला है, जो इनके घरों की तामीर है और जो इंतकाल कर गए हैं इस हादसे में जिनकी वफ़ात हो गई है उनके लवाहिकीन के लिए और ज़ख्मियों के लिए अब इमदाद का भी ऐलान बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया तो है नहीं और मकानात जो गिरे हैं वो तकरीबन 80 में से ज़्यादातर वही हैं जो कच्चे मकानात हैं। इसका मतलब ये है लगारी साहब वो बड़े गरीब लोग हैं जिनके ये नुकसानात हुए। तो अब तलाफ़ी जानों की तो नहीं हो सकती है, लेकिन दिलासे की सूरत हो सकती है। ऐसा होता है कि लोगों के घर जो हैं वो पनाहगाहें भी, मतलब एक ज़माने में ये सदियों पुराना तरीका आता है जिस तरह से ये घर बना कर रहते हैं। बलूचिस्तान में अब भी है और बाकी इलाकों में भी है, सराइकी बेल्ट में भी है, सिंध में भी है, लोग कच्चे घरों में रहते हैं। और अभी तक लोगों बड़ी एक तादाद है पाकिस्तान में लोगों की जो कच्चे घरों में रहती है और कच्चे कोठे बनाकर एक एक कमरे का कोठा होता है और 7-8 बंदे एक ही कमरे में होते हैं और खाना भी उसी घर में पकता है, उसी के अंदर ही होता है सारा कुछ। लेकिन ये बहरहाल मसाइल तो हैं, घर गिरना भी। अब देखना ये है कि इस मसाइल को बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो हल करती है या नहीं, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की अपनी हुकूमत के लिए भी इस वक्त मसाइल हैं। हम आगे बढ़ेंगे। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमा हुकूमत, और शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा साहब आपका भी, शाहवानी साहब आपका। शाहवानी साहब मैं चाहूँगा स्टार्ट में आप कॉमेंट ये ज़रूर कीजिएगा, जो हरनाई में ये ज़लज़ला आया है आपकी हुकूमत ने फौरी तौर पर क्या इक़दाम किए, फिर हम आपकी हुकूमत के हवाले से भी बात करते हैं। जी लियाकत साहब। जी, हुकूमत ने ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम न सिर्फ ये एक जो वाक़या पेश आया, इससे पहले भी जितने कुदरती आफात पेश आते रहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ख़ुसूसन हमारा जो PDMA डिपार्टमेंट है उसको हमने बड़ा मोबिलाइज किया है। तो इस अलमनाक वाक़या ज़ाहिर है कल रात 3 बजे पेश आया है और फौरी तौर पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमारे पाक फ़ौज के जवान, फ्रंटियर कोर के जवान, वो जो है वहाँ पर मौके पे उस पूरी एरिया में पहुंच हो गई। चूँकि कोयटा से दूर दराज एरिया है तो जो इंजर्ड्स थे उन्हें एम्बुलेंसेस के ज़रिए और फिर जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें जो है कोयटा के जो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में वो अरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे और CMH कोयटा में जो इंजर्ड हैं, जो सीरियस इंजर्ड हैं, वो लाए गए 27 इंजर्ड कोयटा लाए गए। मजमूई तौर पर 200+ इंजर्ड थे, जिसमें माइनर जो जख्मी थे उन्हें नियर बाय हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत सारों को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली 15 शहादतें हुई हैं इसमें और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे जो हॉस्पिटल्स है इमरजेंसी तौर में इम्पोज कर दिया था। फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस रात ही को शुरू हो गए और तकरीबन अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शाहवानी साहब ये रिलीफ हमने ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात हैं, इक़दामात हैं और आगे भी इनकी रिहेबिलिटेशन का काम भी आपकी हुकूमत के ज़िम्मे है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि आपकी अपनी हुकूमत इस वक्त खासी मुश्किलात में है। सूबाई वज़ीर असद बलोच साहब भी कह रहे हैं तकरीबन कोई 38 से 40 लोग हैं जिनके इस्तीफ़े मौजूद हैं और वो जाम कमाल साहब के तरीके अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर चुके हैं। ये कुछ 4-5वीं बार शायद ये मामला हो चुका है जाम कमाल साहब की। मामला क्या है, थोड़े दिन बाद उठ जाता है और अब क्या आपकी हुकूमत फिर और वज़ीर आला हुकूमत ने वज़ीर आला जो हैं वो अब जा रहे हैं क्या? नहीं, वज़ीर आला किधर नहीं जा रहे। वज़ीर आला आज अगर गए तो अरनाई गए और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, तमाम जो अर्थक्वेक एरिया है वहाँ विजिट के लिए गए, हॉस्पिटल की विजिट के लिए गए, वहाँ गए। उसके अलावा जो है ना वो नहीं जा रहे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि उनके पास अक्सरियत है और वो रिजाइन नहीं करेंगे। बाकी लोगों के, दोस्तों के शिकवे शिकायत, मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात ये बलूचिस्तान में पास पे भी रहे, अब भी गवर्नमेंट के साथ में भी ये मामला जो है मामूल के होते रहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मामूल का मामला है, कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब से ये बात कर लूँ। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये क्या हर 5-6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये मामला उठ जाता है, ये वजह क्या है? उनके पास नंबर हैं कितने, इसको छोड़ देते हैं, वजह क्या है शहजादा जुल्फ़िकार साहब की ये फिर से मामला उठ जाता है?
वजह जो है देखें, इसमें कोई मुझे बजायर कोई वजह ना उन्होंने खुद बताई, सिवाय इसके कि हम उस दिन भी लगारी साहब के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, लगारी साहब ये बात कर रहे थे और खेतरान साहब आके उन्होंने कहा जी 4-4, 6-6 घंटे भी बिठाते हैं। 6 घंटे मेरे ख्याल उन्होंने भी एक्सजरेशन से काम लिया। जरूर ऐसा होता है कि वजीर आते हैं, घंटा 1.5-2 वो जरूर बैठते हैं और अगर ये शुरू से अगर ये सिलसिला है तो क्यों इन्होंने काबीना में क्यों डिस्कस नहीं किया, काबीना में क्यों नहीं कहा? वो वज़ीर आला को कह सकते हैं कि अगर आपका ये रवैया रहा, हम इसके बाद जो है आपके उसमें मुलाकात के लिए भी हम नहीं आएंगे, हम काबीना में भी जो है हम भी बैठेंगे। ये करना चाहिए था ना उनको। बात यह है कि अभी सारा कुछ जो है वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर एटीट्यूड की बात के अलावा उनके पास ना डेवलपमेंट की बात वो कर रहे हैं, ना जो है अवामी मफाद के लिए कोई बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो है फाइल की कोई बात है, इस वक्त जो है डेवलपमेंट तरक्की की कोई बात है। तो जाहिर है वो जाती नोयत के मामलात हैं, फाइलें जल्दी अप्रूव नहीं होती, फाइलें जल्दी नहीं निकलती। अब वो बताएं लोगों के सामने, मीडिया के सामने आपके बताएं कि कौन सी फाइलें, किस फाइलों का जिक्र, क्या वो अवामी नोयत की कोई फाइलें हैं उनके हल्के में अवामी नोयत के जो या आवाम को जो है महरूम रखा जा रहा था। तो मकसद ये है कि अब उन्होंने शहजादा साहब आपने वजूहात बता दी हैं, ये बता दीजिएगा ये 38-40 लोगों का अब दावा किया जा रहा है, ये वाकई उस तरफ जाएंगे या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिस है जो वजीर आला पर बरकरार रहेगा? आप क्या देख रहे हैं होता हुआ अगले दिनों में? देखिए एक बात तो तय है, इस वक्त 22-23 लोग आपके बन जाते हैं अपोजिशन के। जी हाँ। उसमें से अगर ये लोग 12-13 लोग चले जाते हैं, एक बहुत ही 1 वोट या 2 वोट की मेजॉरिटी से वो वोट आउट कर सकते हैं वज़ीर आला साहब को, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक सही। लेकिन आया क्या वो पीडीएम और वो पीडीएम में जो जमात शामिल हैं, ये आपके पश्चिमखा मिली अवामी पार्टी है, बीएनपी मैंगल है, मतलब इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता? शहजादा साहब मैं लगारी साहब का इंटेक ले लो। लगारी साहब, जाम कमाल साहब पर तो तहरीक है तो मैं एतमाद की तलवारी लटक रही है, वो भी अपने ही वज़रा नाराज होते रहते हैं। ये तो जाहिर है हर कुछ थोड़े अरसे के बाद ये सूरत हाल पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला का तजर्बा बज़ात खुद हो या ना हो, लेकिन उनने इक़्तिदार उनके लिए नई चीज़ नहीं है। वो अपने पैदाइश के साथ ही अपने जब से वो पैदा हुए तब से इक़्तिदार को लगारी साहब, मैं यहाँ पर कहता कलामी की माफ़ी है। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, हम बात करेंगे इस वक्त नैब के ऑर्डिनेंस के हवाले से। बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है, तनकीद हो रही है हुकूमत के कि ऑर्डिनेंस जो लाया गया है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आइन के अंदर एक तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस पर हुकूमत क्यों खेल रही है? हर मामले पर ऑर्डिनेंस, हर मामले पर ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है? लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि नैब के हवाले से वो अपोजिशन लीडर से बात नहीं करना चाह रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तब्दीली के हवाले से जो नैब का ऑर्डिनेंस आया, मैं थोड़ा सा उसमें आपको तफसीलात बता दूं कि सदर ममलिकत ने दूसरा कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया है। मुसव्वदे के मुताबिक सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। नैब चेयरमैन को दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार होगा, जबकि चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सुनेगी। सदर ममलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। अब मामला ये है कि इस वक्त अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की जा रही। अज़हर सिद्दीक साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले अज़हर सिद्दीक साहब के कानूनी मामले को देख लिया जाए, ये ऑर्डिनेंस की ज़रूरत थी? हुकूमत को एक तरीक़ाकार तो मौजूद था कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद नाम चले जाते हैं, सदर ममलिकत के पास दस्तखत होते हैं, चेयरमैन नैब आ जाते हैं, जो माजी में भी ये मौजूद रहे। तो सर इसकी ज़रूरत आप समझते हैं थी कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो मुशावरत नहीं करना चाहते हैं अपोजिशन लीडर से भी? जी अज़हर साहब। जी मेरे से पूछते हैं, आपकी आवाज़ कम है क्योंकि मैं समझ नहीं सका सवाल। अज़हर साहब आपने जो मेरा समझ पाया हूँ, देखिए बुनियादी तौर पर इस वक्त जो चेयरमैन नैब की जो इशू है वो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है।
हमें समझना ये है कि नैब ऑर्डिनेंस 1990 में जब आया था तो उस वक्त भी ये कोई जो मौजूदा अमेंडमेंट की बात की गई है उससे मिलता जुलता है, कोई अनोखी अमेंडमेंट नहीं की गई। ये असल में मिली भगत के साथ इन्होंने अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये तरमीम ऐसी की थी कि ताकि हालात और वाक़यात ऐसे बन सके, एक जाने वाली गवर्नमेंट एक आने वाली गवर्नमेंट अपनी मर्जी का चेयरमैन तैनात कर जाए। और हमने पीछे यही देखा है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट आदमी आया है जो तमाम लोगों के लिए पावर रिकवरी या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 535 अरब की रिकवरी है, कन्विक्शन रेट आप लोगों के सामने है, एक एक चीज मौजूद है। जहां पे जो ये कहा जा रहा है ना कि ऑर्डिनेंस के अंदर बड़ा ये ऑर्डिनेंस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑर्डिनेंस में जितनी प्रोविजन है, इतनी बैलेंस प्रोविजन है, ये चैलेंज करेंगे, किस बुनियाद पर चैलेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुशावरत का निकाला है तो मुशावरत का बिल्कुल ठीक निकाला है, उसमें क्या इनका क्या काम है, जो बातें करती हैं इस बात को सामने रखते हुए ये तैनाती जो है, अगर आप उठाकर देख लें महोत्सव जो है, यानी जो पुराने कवानीन उन्होंने बनाए हुए हैं, वो टैक्स महोत्सव देख ले, दूसरा महोत्सव देख ले, उन सब महोत्सव को अगर बैंकिंग महोत्सव देख लें, उन सबकी तैनाती जिन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर करना होता है तो वो भी सदर पाकिस्तान का तैनात करते हैं। और उसमें यकीनन वज़ीर आज़म और काबीना की एडवाइस मुस्तफा इम्पैक्ट केस के बाद वो शामिल है। तो यहाँ नॉन एक्सटेंडेबल का पीरियड उड़ा दिया उन्होंने और कह दिया है कि मौजूदा चेयरमैन है उसी तरह ही आएंगे। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की आपस में मुशावरत नहीं होगी मुकम्मल तो मामला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। और ये वो वाला पार्लियामेंट्री कमेटी का निजाम ही जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से और केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो ड्रामेबाजी की थी कि वहाँ भी किया, लेकिन वहाँ प्रोसीजर ये दे दिया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी या नाम डिवाइड आएंगे, दोनों नाम लगा भेजेंगे, वो नाम को देखेगी और उसमें से चूज किया जाएगा। ये वो मामला सारे वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी बात जो समझने वाली है वो हर आदमी के लिए बड़ा जरूरी है कि इसमें बहुत अच्छी तरामीम 2-3 तरह से की है। प्राइवेट आदमी के हवाले से एक एडवांटेज दे दिया है और वो बड़ा जबरदस्त एडवांटेज दिया है। यानी प्राइवेट आदमी की अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है तो नया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकेगी। और अगर प्राइवेट लोगों के खिलाफ हुई है और उसमें कोई शहादत या चीजें नहीं मौजूद है तो कल सेक्शन 33 के तहत ये चेयरमैन है प्रोसिक्यूटर जनरल के मुशावरत करने के बाद वो सारी अब जो है ना दरखास्त से कंप्लेंटें वापस ले सकते हैं। फिर जमानत की इजाजत दे दी है, पहले जमानत की इजाजत नहीं थी और असफल केस में 2001 का आया हुआ है। अच्छा, और किसी सियासी अजहर साहब मैं लगारी साहब से बात नहीं, लेकिन एक सवाल जी अजहर साहब एक सवाल यहाँ पर है कि ये सामने रखते हुए, अच्छा अजहर साहब अगर आप सुन सकते हैं सर, मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा तो इसलिए ये तासुर अपोजिशन दे रही है कि सियासी लोगों के खिलाफ अब मजीद जो है अपोजिशन के खिलाफ वो केसेस बनाने की बात हो रही है। बाकी जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो जितने भी सपोर्टिव हो सकते हैं सियासतदानों या हुक्मरानों को, वो उनकी तो बचत हो जाएगी। तो ये अपोजिशन को ज्यादा शिकंजे में लेने के लिए ऑर्डिनेंस है। देखिए एक बात बड़ी सीधी है कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी है उनकी जिनका सरकारी खजाने से ताल्लुक है। अब सरकारी खजाने से जिनका ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक का बोर्ड कोई फैसले करता था तो वो अब बोर्ड ने फैसला किया, कलेक्टिव विजडम है, यानी अगर मिसाल के तौर पर मुतलका मुफादत काउंसिल है उसके फैसले का वो फैसला। और यहाँ पर देखना भी पड़ेगा कि सरकारी अफसर की आता या पब्लिक ऑफिस होल्डर में सरकारी अफसर बचा नहीं है। ये जो कहना है कि सरकारी अफसर बचा बिल्कुल गलत है। प्राइवेट आदमी तो आ ही सकते, वो तो ज्यादा टैक्स का काम आएगा क्या उस हवाले से एंटी करप्शन लॉ बड़े क्लियर है। ये जो कहना कि अपोजिशन जमातों पे सख्त कब्जा करना है, वो भाई पहला जो कानून तो अपनी जगह पर मौजूद है सही, उसमें या तो कहें कि उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कदम लगा दी है, वो कानून के अंदर रिलीफ दिया है प्राइवेट लोगों को, जो बोर्ड के मेंबरान हो, एक्ने को, अपना CCI हो, स्टेट बैंक के बोर्ड के हवाले के बात है और उन लोगों के खिलाफ केसेस नहीं चलेंगे। और ये जो शायद का कहा बासी और ऐसा इकबाल और ख्वाजा आसर बैठे हुए थे तीनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर देखा जाए तो इस कानून ने उन तीनों को फायदा दे दिया है। उनके पास आज भी इख्तियार है कि अगर प्रोसीजरल लैप्सेस वगैरह अगर कोई हुए अपना किसी अप्रूवल वगैरह के हवाले से और उसमें पैसों की तो लगारी साहब से मैं बात करें, लगारी साहब ये तो जो है वो इतना कोई मामला नहीं है, जैसे नैब चल रहा था तकरीबन वैसे ही नैब चल रहा है अभी भी। देखिए एक तो अजहर सिद्दीक साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है
कानून से का ताल्लुक़ है और हमेशा कानूनी निकात पर वो कोर्ट में भी होते हैं और मीडिया में भी होते हैं, और मैं तो बहुत इज़्ज़त करता हूँ इनकी, लेकिन इनके नुक्ता नज़र से मुझे इख्तलाफ है। एक तो ये कि जब आइन में लिखा है कि ये मनसब नाकाबिल तौसी है, और ये जब आपने कानून बनाया था कि ये नाकाबिल तौसी है, तो उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये ऑर्डिनेंस लोगों की आँखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने मौजूदा चेयरमैन नैब को ही बरकरार रखना है, चूँकि मौजूदा चेयरमैन नैब ने हुकूमत के साथ जितनी रियायतें की हैं, सरेआम खुलेआम लोगों के सामने कहा कि मैं अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा तो हुकूमत गिर जाएगी। यानी ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती है, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना उनका ये फ़र्ज़ में शामिल है, या ना उनकी ये ऑफिशियल ड्यूटी है कि वह हुकूमत को बचाएं या ना बचाएं, इनका काम नहीं है। और वो ऐलान कर चुके हैं, फिर उनके बारे में बहुत सी वीडियोज़ आ चुकी हैं और बहुत से लोग कह चुके हैं, और जिस इदारे ने ये वीडियो चलाई थी उसने कहा हमारे पास और भी बहुत से सबूत हैं, अगर वो इदारा दोबारा चलाता है तो फिर क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर इनको क्लीन काम करना था तो क्लीन काम करने का तरीका था। भाई इनको कौन लाया था? खुर्शीद शाह लाए थे और शाहिद खाकान अब्बासी इनकी मुशावरत से आए थे। ये तो इनकी मुशावरत, इनकी अपनी तो उनमें इनपुट नहीं थी। अब ओनरशिप इनकी इसलिए ले ली गई है कि मालम जुब्बा केस चुप, हेलीकॉप्टर केस चुप, और बहुत से BRT केस चुप, कोर्ट में चलाते हैं। और वहाँ पड़ा हुआ है एक फॉरेन फंडिंग केस, उसके बारे में वो लेकर बैठा हुआ है, शायद हम सुन रहे थे, फैसला आ रहा है, क्या हो रहा है। उनने इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किया है इलेक्शन कमीशन को कि अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी चुप, इसलिए कि उनको उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा लगारी साहब ये वाहिद इदारा है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट भी आया है सर। मैं कह रहा हूँ कि कन्विक्शन रेट आपका आया है, फिर भी आप सबसे ज़्यादा को 560 अरब रुपए की रिकवरी भी आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 खरब 35 अरब रुपए की रिकवरी आई है। वो रिकवरी क्या आप पॉलिटिकल सेगमेंट से लेकर आए हैं या किसी और सेगमेंट से लेकर आए हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या इसमें से 1 खरब भी ऐसा है कि जो आपने सियासी अशराफिया से वसूल किया हो? आपने जहाँ जहाँ से इसको वसूल किया है उसकी डिटेल लोगों के सामने नहीं। अब तो आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट, किसी भी किस्म का ब्यूरोक्रेट हो, उससे तो कोई बात ही नहीं करेगा। नहीं सर, हर कोई कहते हैं कि जनाब हमारा हर सिस्टम ये कहता है कि हमारा अपना निज़ाम मौजूद है, अदलिया कहती है हमारा अपना निज़ाम मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी कहती है हमारा अपना निज़ाम मौजूद है, सर्विसेज कहते हैं हमारा अपना निज़ाम मौजूद है। बाकी रह गए ये पार्लियामेंट के अरकान और जो लोग सियासत करते हैं, जो लोगों की बात करते हैं। मैं इन सब से भी इख्तलाफ रखने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता है तमाम लोगों का, तमाम अफराद का, तमाम मनसबदारों का, तमाम ओहदेदारों का, और हर तरह के ब्यूरोक्रेसी का, सर्विसेज का, और हर तरह के इवन अदलिया का भी, ये अगर ये कोई पूछता है कि जनाब आपके सारे के सारे इतने फंडिंग्स हैं और इनकी हमें ब्रेकअप दे दिया जाए, तो कौन सी ऐसी बात है? कोई भी इसका ब्रेकअप देने को तैयार नहीं है। सियासतदानों की गर्दन बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है, हम भी पकड़ लेते हैं और हमारी वकला बिरादरी भी पकड़ लेती है, और जिसको पकड़ना होता है आराम से उनको पकड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मासूम है, बिल्कुल नहीं कहता हूँ, किसी को भी नहीं कहता हूँ वो मासूम नहीं है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए साहब। और ये कि ये बहुत मुतनाज़ा चेयरमैन नायब हैं, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हैं। इन्होंने खरब भी दे दी हूँ, तब भी इनके बारे में चीज़ें जो रिकॉर्ड पर हैं वो ऐसी नहीं है कि जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। सही, बिल्कुल। अब देखना यह है कि सर ये अब चीज़ें किस जानिब जो है वो चलती हैं कि इस तरफ अपोजिशन ने बहरहाल बहुत ज़्यादा अब नैब के हवाले कर दिए कि नैब के इदारा और नैब के चेयरमैन को एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत उसी चेयरमैन नैब को बरकरार रखना चाहते हैं। अब देखना ये कि इस ऑर्डिनेंस को अब किस तरह से पार्लियामान में लाया जाएगा और फिर ये किस तरह से कानून का हिस्सा बनेगा। ऑर्डिनेंस की तो अपनी एक मुद्दत है और उसके बाद तो वो फिर बरकरार नहीं रह पाएगा। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक और ख़बर की जानिब बढ़ेंगे और वो मामला है अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान
इमदाद इस वक्त कर रहा है कि सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी अलमिया जन्म न ले, तो इस सूरत हाल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की जानिब से जो इमदादी सूरत हाल है, चाहे वो वहाँ खाने पीने के मामलात हैं, खुराक की चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी सपोर्ट है वो की जा रही होती है। तो पाकिस्तान अफ़गान इमदाद के लिए इस वक्त 13 ट्रक रवाना कर दिए हैं। पाकिस्तानी इंसानी हमदर्दी के मिशन के तहत अफ़गान अवाम के लिए इमदादी सामान जो है वो भिजवाया जा रहा है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के लिए। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद साहब, अफ़गान कोऑपरेशन फोरम को हेड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, ये इस वक्त क्या इमदाद है और कितनी इमदाद है जो अफ़गानिस्तान के इलाकों में भिजवाई जा रही है पाकिस्तान की जानिब से? जी थैंक यू सोहेल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है जो हमारी कहते हैं पड़ोस में हुआ है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको ज़रूरत है इस वक्त। ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पर हुकूमत जो तब्दील हुई है और वहाँ से जो अमरीका निकले हैं और लोग निकले हैं, तो उसकी वजह से एक डिज़ास्टर, हम उसको कहते हैं कि एक डिज़ास्टर की सिचुएशन है या हालात हैं। इन हालात में वहाँ पर एक इंसानी अलमिया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, और उसके लिए इमदाद की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये हमने एक पाक अफ़गान कोऑपरेशन फोरम है, उसके नाम से तकरीबन महीना हुआ है हम लोगों ने ये क्रिएट किया है, और इसका मकसद ये है कि हम अफ़गान अवाम जो कि एक तकलीफ से गुजरे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, उनकी इमदाद कर सकें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो अच्छे करता धरता या जो जिसको कहते हैं कि मालदार, या वो जो देना चाहते हैं डोनेशन, वो बहुत दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो पाकिस्तान की अवाम का, उनका जो हमें चीज़ें दे रहे हैं। अभी तक जो मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूँ, इस वक्त तक हम लोगों ने तकरीबन 40 से ज़्यादा ट्रक सामान का भिजवा चुके हैं। अच्छा। और 4 C-130 जो आर्मी के ये बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, वो हम भिजवा चुके हैं। अच्छा, इन जहाज़ों में और इन गाड़ियों में या ट्रकों में जो सारा सामान है वो खाने पीने का सामान है, बिकॉज पहली ज़रूरत वहाँ पर खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है वहाँ पर। तो इसमें हमने आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, तेल, खाने का तेल, ये सारी चीज़ें हमने भिजवाई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाई हैं। नॉर्थ में भी भिजवाई हैं, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर IDPs जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ पर, उस खाना जंगी थोड़ी सी जो चल रही थी उस वक्त, उसकी वजह से उन तक पहुँचे। अफ़गान हुकूमत के हवाले हम ये सामान करते हैं और वो आगे भिजवाते हैं। एक तो ये चीज़ है। सही। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आगे हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में हमें ज़रूरत पड़ रही है और हम भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सर्दियों का सामान। अभी सर्दी हमारी तरफ तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन अफगानिस्तान के नॉर्थ में सर्दी शुरू हो जाती है। वहाँ पर अक्टूबर में ख़ास तौर पर आप जो ये इलाके हैं, पंशेर हो गया, समनगान, कुंदूज, मज़ार शरीफ और इवन बामियान, काबुल इटसेल्फ ठंडा है बड़ा इलाका। सही। वहाँ पर बर्फबारी पड़ती है। मैं जो आपसे चीज़ जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब, ये सपोर्ट जो है वो आपको सिर्फ अब जारी और सारी है, जो पहले एकदम हुआ है? क्योंकि आगे तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, वहाँ अभी तक तो वो सूरत हाल नहीं है कि वो खुद मुख्तारी वाला मामला हो वहाँ पर लोगों की। तो ये सपोर्ट आपको हो रही है कि अफगानिस्तान बाकी सामान भिजवाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है जिसमें जो आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये कोई महीने 2 महीने का काम नहीं है। ये एक लंबा अरसा इसमें लगेगा। क्यों अरसा लगेगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एक तो वहाँ पर उस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट समझती है अभी, लेकिन वो वापस आ गए, जिहादी थे उन्होंने, और तालिबान एक रियलिटी है, उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि वो इस वक्त वहाँ पर हुकूमत में है। और उस हुकूमत की इमदाद हमें इसलिए करनी चाहिए कि वहाँ पर अमन है। अभी आज सुबह मेरी काबुल में ये जो आप इस वक्त काम हो रहा है ये बड़ा ज़रूरी है ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ। लगारी साहब, अफ़गानिस्तान को दुनिया कब तस्लीम करेगी, इवन पाकिस्तान भी, लेकिन ये इंसान वहाँ हैं, उनको तो तस्लीम करना है, उनकी मदद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो एक जज्बा है इंसानी
जज्बा जो पाकिस्तानियों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, जिसके ब्रिगेडियर साहब बता भी रहे हैं कि टनों के हिसाब से जो सामान है और ट्रकों के हिसाब से वो जो सामान जा रहा है, ये इस जज्बे को भी बहरहाल सलाम है जो पाकिस्तानी इर्द गिर्द भी लोगों का ऐसे सूरत हाल में भी ख्याल रख रहे होते हैं। एक तो ये कि दुनिया में किसी एक शख्स को भी भूख से नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल, अगर दुनिया में कोई शख्स भूख से मरता है तो इसकी जिम्मेदारी सारी दुनिया पर आयद होती है। और फिर यह कि हमारे पड़ोस में अगर इस तरह की सूरत हाल है, वो हमारे उसके साथ कल्चरल दीगर हर तरह के मजहबी रवाबित होने के बावजूद भी बतौर इंसान एक पड़ोसी के और हमारे करीबी पड़ोसी के अगर वहाँ पर भूख है, अफलास है, वहाँ पर अगर दस्तयाबी नहीं है, वहाँ पर अनाज नहीं मिलता है, वहाँ पर अगर उन्हें कोई चीज़ दस्तयाब नहीं होती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए या ख़ुद खाने के लिए, तो उसकी मदद हर सबको करनी चाहिए। पाकिस्तान कर रहा है, ईरान को करनी चाहिए, साथ में जो ममालिक हैं उज़्बेकिस्तान को करनी चाहिए, ताजिकिस्तान को करना चाहिए, सारे मुल्कों को मिलकर मदद करनी चाहिए और आलमी बिरादरी को आना चाहिए। खुदा न खास्ता कि ऐसे ही किसी इलाके में जहाँ पर आपका डिस्प्यूट चल रहा हो या जहाँ पर आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नाम बना सकते हो। इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है, बाकी कहीं के लिए भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर है भी तब भी अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर होता है, कोई ऐसा मसला आता है, कहत फूट पड़ता है या इस तरह के वाक़यात होते तो फिर क्या तमाशा देखते रहेंगे कि जनाब ठीक है। लगारी साहब, ये यकीनी तौर पर यह बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ अफ़गानिस्तान में लोगों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।